नमस्तुभ्यम वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सबका सैपियंस कुस्ट में। तो भैया हम लोग की जो सीरीज चल रही है, नीलोत्पल मृणाल जी द्वारा जो रचित पुस्तक है, जो कृति है डार्क ऑर्स के नाम से, जो संघर्षों की कहानी है, जो एक मुखर्जी नगर में रहने वाले यूपीएससी के एस्पिरेंट की कहानी है। तो देखते हैं किस तरह से अभी तक हमारे जो कहानी में पात्र संतोष जी थे, किस तरह से गांव से निकले हैं, अपने पिताजी और माताजी को घर पर छोड़ करके बिहार से निकला एक लड़का किस प्रकार मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के सामने पहुंच चुका है। और जो उसके ट्रेन और मेट्रो का सफ़र था, उसको हम लोगों ने बड़ी बारीकी से देखा। आज देखते हैं आगे अपने तीसरे चैप्टर में कि तीसरे चैप्टर में नीलोत्पल जी आगे की कहानी क्या बताते हैं। जैसा कि मैं सबसे पहले यह चीज़ अपनी तरफ से यह आपको बता देना चाहता हूँ, अपनी तरफ से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं इस कृति में कोई भी अपने तरफ से छेड़छाड़ करने वाला नहीं हूँ। जैसी जो कृति है, जो रचना है, उसी को मैं उसी हिसाब से नरेट करूँगा। और हिंदी में ही काव्य को लिखा गया है, हिंदी में ही इस गद्य को लिखा गया है, हिंदी में इस सूचना को संप्रेषित किया गया है। तो हिंदी इतनी कठिन नहीं है। आप सभी अपने भावों को संभाल कर रखिए। हम शुरू करते हैं तीसरा चैप्टर। अब संतोष अपने सपनों के नगर मुखर्जी नगर में खड़ा था। चारों तरफ सफल अभ्यर्थियों के पोस्टर ही पोस्टर। इनकी सफलता का शिल्प रचने वाले महान कारीगरों के नामचीन कोचिंग के होर्डिंग्स। भिन्न भिन्न मुद्राओं में बातचीत और चिंतन कर आ जा रहे भविष्य के सिविल सेवक। जूस की दुकान पर सूखे और बाढ़ की चर्चा। चाय की दुकान पर जीडीपी पर बहस। कोचिंग से छूटे किताब के भरे बैग वाले छात्र का तुरंत किताबों की दुकान पर ये दिल मांगे मोर टाइप से किताब ढूंढना। ठीक वैसी नज़र से जैसे बगुला सागर में मोती ढूंढ रहा हो। पराठे की दुकान पर आतंकवाद से निपटने की चर्चा। ऐसा अद्भुत नगर था मुखर्जी नगर। अभी अभी मुखर्जी नगर उतरा संतोष, जो अपने दिल में तैयारी का एक दिया लिए उतरा था। ऐसे दृश्यों को देखकर अब वो कुछ ही पल में मशाल बन चुका था। बिजली के खंभों और पेशाब घरों में लगे 1 से 900 रैंक तक के सभी सफल छात्रों के पोस्टर में संतोष खुद को महसूस कर रहा था। वह इस नई दुनिया का हिस्सा बनकर गौरवान्वित था। 10 से 15 मिनट तक इस एहसास को पी लेने के बाद उसने अपने फ़ोन में एक नंबर डायल किया। हेलो। हाँ राज साहब, भैया नमस्कार। हम संतोष बोल रहे हैं, यहाँ मुखर्जी नगर पहुँच गए हैं, संतोष ने कहा। उधर राज साहब की आवाज़ आई। स्वागत है भाई, कहाँ पर हैं अभी आप कहाँ खड़े हैं? जी ये बतरा सिनेमा के ठीक सामने खड़े हैं। एक ठो जूस का दुकान है, उसी के पास हैं, संतोष ने इधर उधर नज़र टटोलते हुए कहा। बस 10 मिनट रुकिए, वहीं हम आते हैं, कहकर राय साहब ने फ़ोन काटा। संतोष की राय साहब से मुलाकात बोकारो में एक शादी के दौरान हुई थी। राय साहब ने तभी संतोष को अपना पता ठिकाना और नंबर देते हुए कहा था, अगर दिल्ली में मन हो तैयारी करने का तो ज़रूर बताइएगा। राय साहब का पूरा नाम कृपा शंकर राय था। वे मूलतः यूपी के गाजीपुर से थे। राय साहब पिछले 5 साल से मुखर्जी नगर में तैयारी के लिए रह रहे थे। पिछले साल ही उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में आईएएस की मुख्य परीक्षा दी थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए करने के बाद उन्होंने बीएड भी कर रखा था। किसान परिवार से थे, पर किसानी ठीक ठाक थी। पिता खेती बाड़ी से मजबूत थे। कृपा शंकर के झड़ते बाल और तेजी से लटकती झुर्रियों के अदब में साथी उन्हें राय साहब कहते थे। अरे लीजिए, आ ही गए आप भी आईएएस बनने, सामने से आते ही संतोष को गले लगाते हुए राय साहब ने कहा। देखिए अब आपकी शरण में हैं, जो बना दीजिए, आईएएस या आईपीएस, संतोष ने अपनी चॉइस बताते हुए कहा। बातों से स्पष्ट था, वह राजस्व सेवा में नहीं जाना चाहता था। 5 फीट 6 इंच अंडर शर्टिंग किए हुए, खुद से सिलवाया हुआ सफ़ेद पर फिरोजी चेक की शर्ट और काली पैंट पहने, बड़ा बकलस वाली बेल्ट, बिना फ्रेम के चश्मा लगाए और
पैरों में सफ़ेद मोजे पर अपनी साइड से 2 नंबर ज़्यादा का लाल कलर का फ्लोटर पहने राय साहब एकदम 2007 मॉडल अरस्तु लग रहे थे। चलिए रूम पर चलते हैं, राय साहब ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। हाँ चलिए देखें आपका महल, संतोष ने भरे उत्साह से कहा। महल नहीं कहिए, कुटिया कहिए, तपस्या करना होता है, राय साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ रूम है आपका? संतोष ने पूछा। बस यहीं 5 मिनट में नेहरू विहार में है, चलिए न पैदल ही पहुंच जाएंगे, राय साहब ने कदम बढ़ाते हुए कहा। अच्छा ये सब इलाका मुखर्जी नगर में ही है ना? संतोष ने पूछा। हाँ यहाँ सारी कोचिंग है और बस नाले के पास सटा हुआ है नेहरू विहार, सब एक ही एरिया है। नाले के पार? संतोष ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। घबराइए नहीं, उस पर पुल बना हुआ है, नाला तैर कर नहीं जाना है, राय साहब ने कहा। दोनों ठहाका मारकर हंसने लगे। संतोष राय साहब की वाकपटुता पर मोहित होने लगा था। मन ही मन सोचा, यह होती है खास बात आदमी में, ऐसे नहीं मेंस दे दिया है आईएएस का। संतोष वाला बड़ा बैग दोनों हाथों से पकड़े, छोटा वाला पीठ पर लटकाए, राय साहब के साथ चलने लगा। तैयारी करने के लिहाज से 5 साल जूनियर होने के कारण उसने खुद से सीनियर राय साहब को बैग पकड़ने के लिए देना उचित नहीं समझा। दूसरी तरफ पहले से ही कपार पर ज्ञान का बोझ उठाए राय साहब ने अपनी तरफ से अतिरिक्त बोझ उठाना जरूरी नहीं समझा। कुछ ही मिनट में दोनों नाला पार कर नेहरू विहार के फ्लैट नंबर 394 के नीचे पहुंच गए। संतोष ने मकान देखते ही कहा, महाराज एकदम झकास है राय साहब, पूरा ले लिए हैं क्या? राय साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। अंदर तो आइए, ऊपर 3rd फ्लोर है ना अपना, इसमें 4 फ्लोर हैं, 8 लड़का रहता है, सब फ्लोर पर 25 गज का एक कमरा है, देखिएगा थोड़ा सीढ़ी पर सर बचा कर रखिएगा। कितने का है राय साहब कमरवा? संतोष ने पूछा। 4000 प्लस बिजली पानी है संतोष जी, राय साहब ने आंखें तरेर कर बताया। ऊपर कमरे तक पहुंचते संतोष का दम फूल चुका था। इतना भारी बैग लेकर चढ़ना एवरेस्ट की चढ़ाई जैसा था। दमे के मरीज की तरह हाँफ रहा था बेचारा। राय साहब ने ताला खोला और दरवाजे को अंदर की तरफ ढकेला। घुसते ही संतोष को एक ऐसी गंध आई जिसे उसने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया था। एकदम नया घिनहा फ्लोर था। दुर्गंध में भी इतनी वैरायटी होती है, यह संतोष ने अभी अभी जाना था। ऐसी दुर्गंध भागलपुर सब्जी मंडी में बरसात के दिनों में भी नहीं सूंघी थी उसने। उकाई आने लगी, पर मजबूरी में अगले ही क्षण उसने अपने स्नायु तंत्रों पर नियंत्रण कर दुर्लभ दुर्गंध से अनुकूलता बिठाकर खुद को एडजस्ट कर लिया था। दिल्ली उतरते ही समझौतावादी हो गया था बेचारा संतोष। आपको कुछ महका है क्या संतोष भाई? राय साहब ने संतोष को नाक सिकोड़ते देखते ही पूछा। नहीं नहीं, रूम बंद होगा ना इसलिए, वैसे ठीक है, संतोष ने नाक पर एक हाथ फिराकर कहा। अरे जब आपका फोन आया तब हम खाना का टिफिन खोले थे, ऐसे ही खुला छोड़ निकल गए, वही थोड़ा स्मेल मार रहा होगा, राय साहब ने खुले टिफिन को चटाई से हटाते हुए कहा। संतोष के लिए सोचना लाजमी था कि जब खाना ऐसा गंध कर रहा है तो बाथरूम की दशा क्या होगी। संतोष को रूम पर बिठाकर राय जी दूध का पैकेट लाने नीचे चले गए। संतोष ने कुर्सी पर बैठे बैठे एक नज़र उस पूरे कमरे पर दौड़ाई। दरवाजे से घुसते ही बाईं ओर दुर्लभ शौचालय था। उसकी दशा देख कोई भी राय साहब के सामाजिक दायरे का अंदाजा लगा सकता था। दुर्गंध बता रही थी कि दिन भर में कम से कम 15 लोग जरूर उस बाथरूम में मूतने जाते होंगे, वो भी बिना पानी डाले।
बाथरूम से बाहर एक बेसिन था जिसमें नल के पास चप्पलें खोसी थी। पान की पीक और गुटखा ऐसा अटा पड़ा था जैसे चौरसिया पान भंडार का पीछे वाला हो। किचन में अखबार और जूते रखे हुए थे। चूंकि टिफिन का आता था सो वहाँ कुछ और रखने का मतलब नहीं था। कभी कभार इमरजेंसी के लिए एक छोटा सिलेंडर और कुछ समझ नहीं आने वाली सामग्री एक कोने में रखी हुई थी। कमरे के अंदर एक कोने पर एक रैक में मोटी मोटी विशालकाय किताबें रखी हुई थी। एक रैक के निचले शेल्फ में एनसीईआरटी की किताबें और उसके ऊपर बादाम का डिब्बा रखा हुआ था। दूसरे शेल्फ पर घी की शीशी, बनफूल तेल, इसबगोल की भूसी और बाल झाड़ने की कुछ दवाइयाँ रखी हुई थी। ऊपर के शेल्फ पर एक बड़ा सा दर्पण, पतंजलि का फेस वॉश, पतंजलि का मुरब्बा, पतंजलि का दंत कांति टूथपेस्ट, पतंजलि का आंवला जूस, मुल्तानी मिट्टी, घृत कुमारी तेल और पतंजलि की अजवाइन एवं हड़क पाउच रखे हुए थे। पतंजलि के इतने सारे प्रोडक्ट देखकर कोई भी कह सकता था कि शायद पतंजलि का यूपीएससी के साथ कोई व्यापारिक करार हुआ हो। बेड से सटे टेबल पर पत्र पत्रिकाओं का एक बड़ा सा टीला खड़ा था। दीवार पर एक तरफ भारत और विश्व के नक्शे चिपके हुए थे और उन पर कई विशेष जगहों पर लाल हरे स्केच के गोले किए हुए थे, जैसे किसी गड़े खजाने की खोज का मिशन हो। दीवार पर एक तरफ हनुमान जी और माँ काली की बड़ी सी तस्वीरें ब्लैक टेप से चिपकाई गई थी। बैठ के सिरहाने 15-20 पन्नों में लिखे सिलेबस को सटा गया था। जो जगह बची हुई थी वहां मुख्य खबर वाली अकबर की कतरन को साट सटा दिया था। पूरे कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ी दवा खाने वाले वैद्य का तंबू हो। 25 गज के इस कमरे में बेड, मेज, कुर्सी, रैक समेत बाकी सामान रखने के बाद इतनी सी ही जगह बची थी जहां संतोष ने अभी अभी अपना बैग रखा था। संतोष ने मन ही मन सोचा, सचमुच तपस्या कर रहे हैं लोग यहाँ। तो देखिए मित्रों, हम लोग का जो ये तीसरा चैप्टर था आज यहाँ पर फिनिश होता है, ख़त्म होता है। तो इस पूरे चैप्टर में मुख्यतः हम देखते हैं कि पूरे संघर्ष की बात हुई है, किस तरह से लोग जो संसाधनों के अभाव में, जो संसाधनों की कमी में, जो मजबूरन किसी न किसी कारणवश मजबूरी में इस तरह से रहते हैं, तो कोई उनका शौक नहीं होता, परंतु एक छात्र जो कह सकते हैं कि वास्तव में संघर्ष की मिसाल किसको कहते हैं, वो पूर्णतः रूप से यहाँ पर दर्शाया गया है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही बारीकी से कमरे का विवरण, नीलोत्पल जी की रचनाएं देखी इसी तरह की होती हैं, उसमें बहुत ही बारीक चित्रण, जो सचित्र वर्णन किसी वस्तु का, किसी कमरे का या फिर किसी भी जगह का किया जाता है, किसी व्यक्ति का किया जाता है, उसको आप नज़रअंदाज या फिर दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले फोर्थ चैप्टर में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सैपियंस क्वेस्ट को। आपके सुझाव आमंत्रित हैं, आप जो कुछ भी बताना चाहें, आप अपने तरफ से कोई चीज़ सुधार के लिए जो आप कहना चाहते हो कि आपको लगता है कि हमें इस चीज़ में सुधार की आवश्यकता है, आप उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में उत्तर करिए और ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि आपकी आकांक्षाओं पर हम खरा उतरें। तो सैपियंस क्वेस्ट को देखते रहिए। नमस्तुभ्यम, वंदे मातरम दोस्तों।